बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूं 12th बायो के लिए। 12th बायो जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। और उसमें हमने स्टार्ट किया था नर जनन तंत्र। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने उसमें क्या पढ़ा है? वृषण, जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं उसको किसके रूप में डिफाइन किया जाता है? तो वो होता है हमारे पास वृषण। तो वृषण की हमने एक तो आउटर स्ट्रक्चर और दूसरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इन दोनों के बारे में बात कर ली थी हमने। वृषण की आंतरिक संरचना पढ़ ली थी। इसके बाद आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूं कि उसके ऊपर शुक्र जनन नलिकाएं क्या हैं, कितनी होती हैं, कहाँ होती हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारा वृषण है, क्या है हमारे पास? वृषण है। उसमें जो इसकी सेकंड लेयर जो होती है, वृषण की जो सेकंड लेयर होती है, आंतरिक परत जो होती है, जिसे ट्यूनिका एल्फ्यूजिना कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहली परत जो होती है यहाँ पर, ये मान लो मैंने कौन सी परत बनाई है? पहली परत बनाई है, जिसको तो हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ये जो दूसरी परत है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्फ्यूजिना। ये जो द्वितीय परत है, इसके द्वारा ये अंदर की ओर धसकर वृषण में किसका निर्माण करती है? वृषण पट्ट का, या जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? मीडियस्टीनम, या वृषण मीडियस्टीनम या वृषण पट्ट कहा जाता है। इस वृषण पट्ट के बीच में जो स्थान बनता है उसको वृषण पालिका कहते हैं। और इस वृषण पालिका में 1 से 3 क्या पाई जाती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं इसमें? 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ऐसे हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आगे चलकर एक जाल में खुलती हैं। इस जाल को रेटे टेस्टिस कहा जाता है। इसको जाल को क्या कहा था? रेटे टेस्टिस कहा था। और रेटे टेस्टिस यहाँ से बाहर की ओर जिन नलिकाओं द्वारा खुलता है उनको हमने कहा था वृषण, या इनको क्या कह दें, या तो हम अपवाही कह दें, अपवाही शुक्रवाहिनी। क्या कह दें? अपवाही शुक्रवाहिनी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक का जो डिटेल था, जो वर्णन था, वो देख लिया था। अब आज हम किसके बारे में बात करेंगे? स्पेशली शुक्र जनन नलिकाएं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। कहाँ पर होती हैं? वृषण पालिका में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? वृषण पालिका में। कितनी होती हैं प्रत्येक वृषण पालिका में? तो 1 से 3। कितनी होती हैं प्रत्येक वृषण पालिका में? प्रत्येक वृषण पालिका में कितनी होती हैं? 1 से 3 तक। और कितनी वृषण पालिकाएं होती हैं? तो वृषण जो पालिका होती हैं वो होती हैं हमारे, प्रत्येक जो वृषण है उसमें 250 से 300। कितनी होती है? 250 से 300। अगर 250 है और प्रत्येक वृषण पालिका में अगर एक शुक्र जनन नलिका है, अगर 250 पालियां हैं और प्रत्येक शुक्र जनन नलिका में अगर एक क्या है, एक पाली में एक शुक्र जनन नलिका है, तो कितनी शुक्र जनन नलिकाएं हो जाएंगी हमारे एक वृषण में? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 250। लेकिन अगर 250 हम पालियां माने और एक पाली में 3 शुक्र जनन नलिकाएं माने, तो शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या हमारे एक वृषण में कितनी हो जाएगी? तो आंसर होगा हमारे पास 250 × 3 बराबर कितना आ जाएगा? 750, 750। तो लगभग 750 से तो अधिक क्या पाई जाती हैं? लगभग हमारे प्रत्येक वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? तो शुक्र जनन नलिकाओं जो कार्य है वो है शुक्राणुओं का निर्माण करना। इनका कार्य क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या मैं कह दूं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या कह दें इसको? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? तो आंसर होगा शुक्र जनन नलिकाओं में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था कि मानव के वृषण में वो संरचना या वो नली जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है, कौन सा है? तो आंसर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनन नलिकाएं। यानी कि नाम से देखिए, शुक्र यानी कि शुक्राणु, जनन यानी कि बनना। शुक्राणुओं का निर्माण किन नलिकाओं में होता है? तो हमारे पास आंसर होगा शुक्र जनन नलिकाएं, जिन्हें अंग्रेजी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब मैं इनकी आंतरिक संरचना के बारे में आज इसमें वीडियो में बात करूंगा। चलिए, तो अभी हमने देखा शुक्र जनन नलिका कहाँ होती है? वृषण की पालिका में 1 से 3, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, मैं अगर इस एक शुक्र जनन नलिका को एक और बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, एक शुक्र जनन नलिका को अगर मैं काटूं तो इस प्रकार से ये संरचना दिखाई देगी। इसमें क्या होता है?
दो प्रकार की सेल्स नजर आती हैं हमें। एक तो होती हैं जो घनाकार होती हैं, एक वो सेल्स होती हैं जो घनाकार होती हैं, और साथ में एक वो सेल्स होती हैं जो जिनकी सतह कटी फिटी होती है और ये त्रिभुजाकार होती हैं। फिर यहाँ से हमारी घनाकार कोशिकाएं स्टार्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगली जो बड़ी कोशिका है ये आ चुकी है हमारे पास। फिर घनाकार कोशिकाएं बनानी है। फिर यहां पर मैं एक और बना देता हूं। फिर वही घनाकार कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। फिर यहां पर भी मैं क्या ले लेता हूं, एक इस प्रकार की कोशिका ले लेता हूं। फिर यहां से घनाकार कोशिकाएं। तो इस प्रकार से मैंने इसमें कितने ले ली, 4 कोशिकाएं अलग ले ली और बाकी की सभी कोशिकाएं एक जैसी। देखिए, तो ये है हमारे पास शुक्र जनन नलिका, जिसको मैंने काट के दिखाया। और प्रत्येक शुक्र जनन नलिका पर एक और आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहा जाता है। मतलब अगर मैं शुक्र जनन नलिका को काटूंगा तो इस पर 2 लेयर दिखाई देंगी। अब ध्यान से सुनते चलना बातों को। अगर प्रत्येक शुक्र जनन नलिका को काटा जाए तो इस पर क्या होंगी, 2 लेयर नजर आएंगे। सबसे बाहरी जो परत है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। बहुत ही बारीक होती है और प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के चारों ओर पाई जाती है। इसके बाद जो ये परत हमारे सामने नजर आ रही है, जो सेकंड परत है, इसको कहते हैं आद्य जनन उपकला। इसको क्या कहा जाता है, आद्य जनन उपकला। अब आद्य जनन उपकला में हमें 2 प्रकार की सेल्स नजर आ रही हैं। एक तो ये जो घनाकार सेल्स हैं और दूसरी ये त्रिभुजाकार यानी कि बड़ी जो सेल्स आ रही हैं नजर, वो दूसरी प्रकार की सेल्स हैं। तो मैं क्या कहूँ कि आद्य जनन उपकला जो है उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ की जगह यहाँ लिखते हैं कि जो हमारे पास आद्य जनन उपकला है उसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। किसमें, आद्य जनन उपकला में। आद्य जनन उपकला में कितने प्रकार की, 2 प्रकार की सेल्स नजर आती हैं। एक तो जो घनाकार है वो, तो इन घनाकार कोशिकाओं का नाम क्या है, तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं। ये हैं जो शुक्राणुओं को जन्म देती हैं, तो इनको कहा जाएगा शुक्राणुजन कोशिकाएं। किनको, ये जो घनाकार कोशिकाएं हैं, ये जो घनाकार कोशिकाएं हमें नजर आ रही हैं, इनको कहा शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियस सेल्स। क्या कहा, स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, तो पहली जो कोशिकाएं किसमें हैं, पहली बात शुक्र जनन नलिका को हमने काटा तो उस पर 2 लेयर नजर आती हैं। सबसे बाहर का जो आवरण है उसको ट्यूनिका प्रोप्रिया कहा जाता है और द्वितीय जो आवरण है उसको आद्य जनन उपकला कहा जाता है। अब आद्य जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं नजर आती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहले जो घनाकार कोशिकाएं हैं वो हैं हमारे पास शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियस सेल्स। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कैसी होती हैं। तो अभी देखा, ये घनाकार सेल्स हैं, घनाकार सेल्स। दूसरी बात, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली सेल्स हैं, सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली सेल्स। क्या कहा अभी तक मैंने 2 बात, कि घनाकार कोशिकाएं हैं और दूसरी आद्य जनन उपकला में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आंसर होगा हमारे पास शुक्राणुजन कोशिका, या इनको शुक्राणुजनीय कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और ये वे कोशिकाएं हैं जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे, इनसे ही शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो वास्तव में देखिए शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो आंसर होगा शुक्र जनन नलिका। आंसर क्या होगा, शुक्र जनन नलिका में। और हम बात करें कि किन कोशिकाओं से होता है, किन कोशिकाओं से होता है, तो आंसर होगा शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। इनकी विशेषताएं के बारे में बताएं तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं किसमें, शुक्र जनन नलिका में। दूसरी बात, ये घनाकार होती हैं और तीसरी बात, इनका काम क्या हो गया, इनसे ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किस विधि द्वारा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किस विधि द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा।
अब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो भी हमारे पास सेल्स बनती हैं वो अगुणित होती है, यानी कि शुक्राणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे, यानी कि शुक्राणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे, शुक्राणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अब शुक्राणु अगुणित है तो इन कोशिकाओं में क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन। तो यानी कि जो हमारे पास पहली कौन सी कोशिकाएं, शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं, इसमें जो पहली कोशिकाएं हैं जो है हमारे पास शुक्राणु जन कोशिकाएं, ये कैसी होती हैं, 2n होती हैं। कैसे होती हैं, 2n, द्विगुणित, यानी कि इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है, जिससे कौन बनेगा, शुक्राणु बनेगा, और शुक्राणु कैसे होंगे, अगुणित। यहां तक की बात आगे समझ में। अब चलते हैं हम दूसरे प्रकार की कोशिकाओं की तरफ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, हो गया इतना। अब दूसरे प्रकार के सेल्स पर चलते हैं हम। चित्र भी कंप्लीट करना है। देखिए, अब जो दूसरी प्रकार की हमें जो ये वाली कोशिकाएं जो नजर आ रही हैं, ये 4, इसमें मैंने 4 बनाई हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो दूसरे प्रकार की जो सेल्स हैं इसमें, इनको कहा जाता है सर्टुली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, सर्टुली कोशिकाएं, सर्टुली, या इनको धात्री कोशिकाएं भी कहा जाता है, आलंबन कोशिकाएं भी इनको कहा जाता है, आलंबन या धात्री कोशिकाएं, नर्स सेल्स, और सर्टुली को सर्टुली कहा जाता है, या फिर आलंबन यानी कि सपोर्टिंग सेल्स भी कहा जा सकता है। तो इन कोशिकाओं के नाम देखिए, सबसे पहले तो क्या क्या हो गए हमारे पास, एक तो सर्टुली कोशिकाएं हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम सर्टुली कोशिकाएं। इनको दूसरा आलंबन कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शुक्राणु बन रहे हैं इनको आलंबन, सपोर्टिंग प्रदान करते हैं, सपोर्ट देते हैं। और इनको धात्री, नर्स सेल्स, यानी कि इनको ये पोषण भी देती है। तो इनके नाम, इनके काम के आधार पर इनके नाम बने हैं, इनके काम के आधार पर क्या बन गए, इनके नाम बन गए। तो सर्टुली कोशिकाएं क्या है, हमें जो शुक्र जनन नलिका है उसमें पिरामिड की या त्रिभुजाकार आकार में जो कोशिकाएं नजर आती हैं, इनको क्या कहते हैं, सर्टुली कोशिकाएं कहते हैं। बड़ा समझ में तो आ रहा है ना आराम से, अगर नहीं आता तो वापस रिवर्स कर सकते हो थोड़ा सा। क्या लिखें कि शुक्र जनन नलिका में स्थित पिरामिड के आकार की, पिरामिड के आकार की जिनकी सतह कटी फिटी होती है, कैसी होती है, जिनकी सतह, या फिर पिरामिड के आकार की एवं कटी फटी सतह वाली सेल्स क्या कहलाती हैं, सर्टुली कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सर्टुली। और इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। ये क्या होती हैं, कम संख्या में उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं, कम संख्या में उपस्थित होती है। कार्य इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कार्य हैं इन कोशिकाओं के वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन कार्यों को सबको याद कर लेना है। यहाँ से 12th बोर्ड क्लास में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या फिर 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए। इस सर्टुली कोशिकाओं का काम क्या है, तो देखिए, सर्टुली, आलंबन या धात्री, यहाँ से 2 काम निकल के आ रहे हैं। पहला काम क्या आ रहा है, देखिए, पहला काम है कि सर्टुली कोशिकाओं जो हैं उस इनसे क्या बनने वाला है भाई, शुक्राणु बनने वाला है। इनसे क्या बनने वाला है, ये पूरा शुक्राणु बनने वाला है। इन कोशिकाओं से क्या बनने वाला है, शुक्राणु। लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेंगे, अभी इनसे और कुछ कोशिकाएं बनेंगी, फिर उनसे शुक्राणु बनते हैं। तो देखिए, और शुक्राणु पहले गोलाकार होते हैं, तो मैं ऐसे कर दूं, ये गोल बना दिया, फिर इसको मैं स्पर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, पहले इन जो हमारे पास कौन सी कोशिकाएं हैं, आद्य जनन उपकला है, इसके शुक्राणु जनन जो कोशिकाएं हैं, ये क्या करेंगे, एक गोल संरचना का निर्माण करेंगे, जिन्हें स्पर्मेटिड कहा जाएगा। आगे बात करेंगे, जिन्हें क्या कहा जाएगा, स्पर्मेटिड कहा जाएगा। और इन स्पर्मेटिड से क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। तो ये स्पर्मेटिड गोलाकार होती है, अचल होती है, जबकि जो शुक्राणु जो बनता है वो कैसा, तंतुनुमा होगा, ये चम्मच के आकार का होगा, और कैसा होगा, चल होगा। कैसा होगा, चल। अब ये शुक्राणु है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो कार्य क्या हो गया इन कोशिकाओं का, कि परिवर्तित हो रहे, यानी कि बन रहे या विकसित हो रहे, परिवर्तित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। पहला काम क्या हो गया, जो परिवर्तित हो रहे हैं शुक्राणु, जो शुक्राणु बन रहे हैं, उनको ये सर्टुली जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, पोषण प्रदान करेंगी। तो इनको नाम क्या दिया गया था, धात्री कोशिकाएं। धात्री बोले तो नर्स कोशिकाएं, या पोषण देंगी। नर्स क्या दे रही है, यहाँ पर पोषण दे रही है। तो ये कोशिकाएं क्या करेंगी, इन शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करेंगी। दूसरा, जब ये
स्पर्मेटेड रूप में था शुक्राणु, तो ये गोलाकार था, इसके पास कोशिका द्रव्य की मात्रा भी ज्यादा थी, इसके पास कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होता है, लेकिन शुक्राणु में कोशिका द्रव्य कम हो जाता है। तो इस शुक्राणु के या इस स्पर्मेटिड के कोशिका द्रव्य को विघटित यानी कि कम करने का काम कौन करता है? तो आंसर होगा सर्डुली कोशिकाएं। यानी कि क्या लिखूंगा? शुक्राणु में उपस्थित अतिरिक्त कोशिका द्रव्य का क्या करना? भक्षण या विघटन करना, भक्षण या विघटन करना। यहां दिखाई दे रहा है। जहां तक की बात आ गई समझ में, 2 काम हो गए। इसके बाद के तीसरा काम क्या है? देखिए यहां लिखते हैं। अब तीसरे काम में कुछ हार्मोनों का ये स्त्रवण करती हैं। ये जो सर्टुली कोशिका है ये किन किन पदार्थों का, किन किन हार्मोनों का स्त्रवण करती है, उसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखो 2 काम अभी तक याद हो गए हमारे पास। पहला क्या है कि शुक्राणु जो बन रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, उनको पोषण प्रदान करना। और दूसरा क्या है कि शुक्राणु का जो कोशिका द्रव्य उपस्थित है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी गोल था, उसके बाद ये धागेनुमा संरचना में आएगा, तो इनका जो कोशिका द्रव्य है एक्स्ट्रा, उसका भक्षण करना। अब देखिए स्त्रवण में ये एक तो इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण करता है। काम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सर्टुली कोशिकाओं के। सर्टुली कोशिकाओं के कार्य याद होने ही चाहिए। 2 काम इधर है। तीसरा क्या है? स्त्रवण में किसके स्त्रवण करता है? इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण करता है, जो कि FSH पुटिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुटिका प्रेरक हार्मोन का प्रतिरोधी है, या कह दें विरोधी है। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा? किसका विरोधी है? FSH। यानी कि अगर ये निकलेगा तो इसका क्या हो जाएगा? दमन कर देगा, और अगर ये कम है तो ये ज्यादा। जब FSH की मात्रा ज्यादा हो जाए और इनहिबिन फिर बनना स्टार्ट हो जाए तो FSH की मात्रा क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण कौन करता है? तो हमारे पास आंसर होगा सर्टुली कोशिकाएं। क्या होगा? सर्टुली कोशिकाएं। दूसरा स्त्रवण में बात करें हम, यानी कि कार्य नंबर 4, कार्य नंबर 4, लेकिन स्त्रवण में दूसरा, ये एबीपी न्यूज चैनल का स्त्रवण करता है। एबीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एबीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का निर्माण भी या स्त्रवण भी कौन करता है? तो आंसर होगा हमारे पास सर्टुली कोशिकाएं। तो अभी कितनी बात की? 2 काम तो क्या हो गए? सबसे पहला परिवर्तित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, तो आंसर होगा हमारे पास सर्टुली कोशिकाएं। दूसरा शुक्राणु में उपस्थित अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को कम करने का काम कौन करता है? तो भी आंसर हमारे पास क्या होगा? सर्टुली कोशिकाएं। तीसरा काम लिखा है कि इनके द्वारा, कौन सी कोशिकाओं? सर्टुली कोशिकाओं के द्वारा इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है, जो कि FSH का विरोधी होता है। और चौथा क्या बात की हमने? स्त्रवण किसका स्त्रवण करता है? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रवण भी कौन करता है? तो आंसर होगा सर्टुली कोशिकाएं। इसी प्रकार से 5वें कार्य की बात करूं और स्त्रवण में तीसरे पॉइंट की बात करूं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रवण भी किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा हमारे पास सर्टुली कोशिका। तो स्त्रवण किस किस का करता है वो देखिए। एक तो इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण करता है, दूसरा एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रवण भी कौन करता है? तो आंसर होगा सर्टुली कोशिका। और तीसरा क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रवण भी कौन करता है? तो आंसर होगा सर्टुली कोशिकाएं। तो ये 5 कार्य मैंने लिखा है। हालांकि एबीपी और एंटी मुलेरियन हार्मोन ये तुम्हें 12th लेवल पर नहीं मिलेंगे इनके काम में। बड़े लेवल से 2 काम लाया हूं मैं। तो क्या? एबीपी, ठीक है, और दूसरा एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रवण। तो ये बड़े लेवल में से लाया हूं। क्या करना है? कम से कम 2 काम तो याद होने ही चाहिए, और हर पेपर में पूछे जाते हैं। या तो अंतराली कोशिकाओं का यानी कि लीडिंग सेल्स का काम पूछा जाएगा, या फिर सर्टुली कोशिकाओं का काम पूछा जाएगा। तो ये तो बात की मैंने कोशिकाओं की। अब वापस चलते हैं हम शुक्र जो नलिका है, शुक्रजनन नलिका, इसकी संरचना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम बात करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। इसको हटा देता हूं। तो आज क्या पढ़ा? सबसे पहले एक शुक्रजनन नलिका है, उस पर 2 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया कहा जाता है।
और दूसरी जो लेयर है इसको क्या कहा जाता है, इसको आद्य जनन उपकला, आद्य जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है इसको, आद्य जनन उपकला। अब आद्य जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं, भाई आद्य जनन उपकला कितनी हो गई, ये पूरी जो लेयर नजर आ रही है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है। तो आद्य जनन उपकला में ये वाली जो कोशिकाएं, ध्यान देना, अब एरो दोनों जगह ही लगेगा भाई, दोनों जगह क्यों लगा, इस पूरी परत की बात करें तो पूरी परत तो है आद्य जनन उपकला, और मैं केवल इन कोशिकाओं की बात करूं जो घनाकार है, जो ज्यादा संख्या में है। ये कौन सी कोशिकाएं, ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणुजन शेल्स हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं हमारे पास, ये कोशिकाएं कौन सी हैं, तो इनका आंसर होगा हमारे पास सर्टुली, शर्टुली या धात्री कोशिका या आलंबन कोशिकाएं। ठीक है, अब देखिए इन कोशिकाओं से क्या होता है, यहां पर और सेल्स का निर्माण किया जाता है। चित्र बड़े ध्यान से बनाना है, नाम बड़े ध्यान से लिखना है, चित्र ज्यादा क्लियर हो ना हो पर नाम का विशेष ध्यान रखना है हमें। देखिए, तो ये मैंने जो कोशिकाएं बनाई हैं, इनका निर्माण किस कोशिका से हुआ है, तो आंसर होगा शुक्राणुजन कोशिकाओं से। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो बेटा इनका नाम होगा, मार्कर कहां गया, और अब देखिए पहले ये जो कोशिकाएं बनी हैं, ये आगे और कोशिकाएं बनाएंगे अभी, इन्हें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा, तो आंसर होगा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो पहले जो बनी है वो तो है हमारे पास प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, कौन सी कोशिकाएं बनी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनी। इसके बाद इन प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कौन सी कोशिकाएं बनेंगी, तो हमारे पास आंसर होगा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। कौन सी कोशिकाएं बनी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, ये वाली कोशिकाएं। क्या कहा, द्विआवरण, ट्यूनिका प्रोपिया और आद्य जनन उपकला। आद्य जनन उपकला में शुक्राणुजनन कोशिकाएं। अब सर्टुली कोशिकाओं को अभी मारो गोली, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात कर रहे हैं शुक्राणुजनन कोशिकाओं से, जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होना है, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं शुक्राणुजनन कोशिकाएं। तो शुक्राणुजनन जो कोशिकाएं हैं, ये किसका निर्माण करेंगे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेंगे, और प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से किसका निर्माण होगा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। किसका होगा, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का। अब इन कोशिकाओं से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होना है, लेकिन शुक्राणुओं के निर्माण से पहले किन का निर्माण होगा, तो आंसर होगा स्पर्मेटिड्स का। किन का, स्पर्मेटिड्स का। और ये स्पर्मेटिड्स कुछ ऐसे इन कोशिकाओं, कौन सी कोशिकाओं, शर्टुली कोशिकाओं में पोषण प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को प्रवेश कराए रहती हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, ये जो स्पर्मेटिड्स हमारे पास बन रही हैं, इनका सिर कहाँ दशा होता है, तो आंसर होगा शर्टुली कोशिकाएं। शर्टुली कोशिकाओं में क्यों, तो क्या हुआ आंसर, क्योंकि यहां पर जाकर ये क्या प्राप्त करती हैं, अपने लिए पोषण प्राप्त करती हैं। यहां पर जैसे और बन रहे हैं, ये लीजिए, ये शुक्राणु का हेड बनेगा जो गोल गोल राउंड राउंड है, 4 या 5 के ग्रुप में पड़े रहते हैं ये। ठीक है, तो यहां तक की बात आ गई होगी समझ में। क्या कहा हमने कि शुक्राणु जनन जो कोशिकाएं हैं, इनसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनता है, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनता है। और ये जो हमें नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रुप है, इसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड। क्या कहेंगे इसको, स्पर्मेटिड। और ये जो पोषण प्राप्त कर लेंगे, पोषण प्राप्त करने के बाद ये परिपक्व हो जाते हैं, तब इनको कहा जाएगा शुक्राणु, स्पर्म। क्या कहा जाएगा, शुक्राणु। तो ये चित्र किसका है, ये चित्र है हमारे पास, टाइम कितना होगा, 24 मिनट। ये है एक शुक्रजनन नलिका, शुक्रजनन नलिका की संरचना। किसकी संरचना है, शुक्रजनन नलिका की संरचना। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है शुक्रजनन नलिका की संरचना की। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले जो तंत्र अगला जो अंग बचे हुए हैं,
सहायक जननांग और अभी बच रही हैं सहायक जनन ग्रंथियाँ नर जनन तंत्र के लिए, उनका अगली वीडियो में शूट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।